कहा जाता है कि जो बिहारी जी हैं, इनके एक भाई तथा एक बहन थी और जब बिहारी 7-8 वर्ष के ही थे, इनके पिता ग्वालियर छोड़कर ओरछा चले आए थे। उस समय ओरछा के राजदरबार में महाकवि केशव के पांडित्य की धूम थी और इन्हीं आचार्य केशव की देखरेख में बिहारी ने काव्य शास्त्र का अध्ययन शुरू किया। बस कुछ ही समय बीता था कि इन्होंने काव्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन प्राप्त कर लिया और एक प्रकांडता इनके अंतर्गत आती चली गई। जब केशव ओरछा छोड़कर गंगा तट पर चले गए, तो बिहारी भी मथुरा चले गए। वहीं पर किसी माथुर ब्राह्मण की कन्या के साथ में बिहारी जी का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात ये कुछ समय अपनी ससुराल में ही रहे। जब मुगल बादशाह शाहजहां वृंदावन आए, तो उन्होंने इनकी प्रतिभा पर मुग्ध होकर इन्हें आगरा आने के लिए कहा। और फिर क्या था, बिहारी शाहजहां के कहने पर आगरा चले गए और वहां अब्दुल रहीम खान खाना से इनकी भेंट हुई। कहते हैं कि रहीम ने बिहारी की कविता पर खुश होकर इन्हें इतनी अशर्फियां दान में दी कि ये उनसे ढक गए। बिहारी दास जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। राजा जयसिंह के विषय में ये अभी बात हुई कि वो अपनी पत्नी के प्रेम में डूबे हुए थे और तब इन्होंने जो उनको एक दोहा पढ़ करके भेजा, उस दोहे को पढ़ करके उन्हें अपना सब कार्यभार याद आया। तो बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में भी दीक्षित थे। इनके साथ साथ इनके पिता केशव राय भी निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास द्वारा दीक्षित किए गए थे। बिहारी का ससुराल क्योंकि मथुरा था और ये वहीं आकर बस गए थे, यहीं पर बिहारी शाहजहां के संपर्क में आए। तो रीति काल के रीति सिद्ध कवियों में बिहारी का जो नाम है, स्थान है, वो अनन्यतम माना गया है। और पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार में एक दोहा लिखकर बिहारी के जीवन पर प्रकाश डाला। संवत जुग सर रस सहित भूमि रीति गिनहीन, कार्तिक सुदी बुध अष्टमी जन्म हमें विधि। तो इनके जीवन पर प्रकाश डाला है इन्होंने। और बिहारी के विषय में और भी कुछ अगर कहें तो इनके युग के, जिस युग में ये रहे हैं, उस युग पर यदि दृष्टिपात करें तो पता चलता है कैसी इनकी परिस्थितियां थी, जो कि इनके काव्य में परिलक्षित होती है, दीक्षित होती है। तो बिहारी जी के विषय में कुछ और कहने से पहले जरूरी है कि बिहारी जी का जो युग रहा है उसके विषय में थोड़ी सी दृष्टिपात हो और जो उनके स्वयं के समय की जो परिस्थितियां रही हैं उन पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। तो बिहारी जी का जो युग है, वो जब बहुत ज्यादा उस युग पर अध्ययन किए गए तो विचारकों ने पाया कि हम उस युग को 4 रूपों में बांट सकते हैं कि उनके युग में राजनीतिक स्थितियां क्या थी, सामाजिक स्थितियां क्या थी, धार्मिक स्थितियां क्या थी और साहित्यिक स्थितियां क्या थी। तो राजनीतिक दृष्टि से बिहारी का युग बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त रहा है, एक परिवर्तनकाली युग रहा है। यह काल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन तथा विनाश का युग कहा जा सकता है। ये जो युग है बहुत ही विषम परिस्थितियों से भी युक्त रहा है। तो उनके युग में राजनीतिक परिस्थितियों में बड़ी उथल पुथल मची रही। हम देखते हैं कि बिहारी का युग 4 मुगल सम्राटों से संबद्ध रहा है। बचपन के लगभग 8 वर्ष इन्होंने अकबर के राज्य में व्यतीत किए। जब ये युवावस्था में आए तो युवावस्था का जो पूर्वार्ध है वो नूरजहां और जहांगीर के राज्य में व्यतीत हुआ। आयु का एक बड़ा और स्वर्णिम समय ताजमहल के जो निर्णायक रहे हैं शाहजहां, उनके समय में व्यतीत हुआ। और शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उनके दोनों पुत्रों
दारा और औरंगजेब में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। औरंगजेब गद्दी पर बैठे, उपद्रव हुआ। उसके बाद उनके पुत्रों के मध्य संघर्ष हुआ। तो 200-250 वर्ष का जो विलास वैभवपूर्ण संघर्षमय मुगलों का साम्राज्य है, उसका कारुणिक अंत हुआ और अवध के विलासी शासकों का भी अंत हुआ। मुगल साम्राज्य के समान कारुणिक रहा ये पूरा समय। राजाओं में पारस्परिक विद्वेष, तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये सब देखकर बिहारी में इन सब के प्रति एक रोष दिखाई देता है, एक क्रोध दिखाई देता है। उन्होंने इस रोष को अभिव्यक्त किया है एक स्थल पर और कहते हैं कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पच्छन न मार। क्योंकि ये तो सत्य है कि केवल स्वार्थ और सुकृत, ना श्रम वृथा, श्रम कभी व्यर्थ नहीं रहता। तो ये कई सारी चीजें, क्योंकि अगर हम स्वार्थ में पड़े हुए हैं, हम कभी भी अपना विकास नहीं कर सकते, अपने समाज का विकास नहीं कर सकते। और अगर हम परोपकार से जुड़े हैं, हम परिश्रम से जुड़े हैं, हम भलाई से जुड़े हैं, मानवीयता से जुड़े हैं, तो वो कभी व्यर्थ नहीं रहता। तो हमें दूसरे को देख करके अपने गुणों को नगण्य नहीं करना चाहिए। फिलहाल इस व्यंग के साथ जो निष्कर्ष सामने आते हैं वो ये हैं कि हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल है, राजनीतिक अधःपतन का युग, समस्त देश युद्धों और विप्लवों से आक्रांत था, जिसके कारण व्यवस्था पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गई। इस अव्यवस्था, अशांति, विलासिता और अनियंत्रित शासन के युग में किस प्रकार से साहित्य का निर्माण हो सकता है, ये तथ्य अपने आप में स्पष्ट परिलक्षित होता है। शाहजहां और औरंगजेब अहमवादी सम्राट थे। इन्हें अपने आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप सहन ही नहीं। कारण क्या हुआ? मुगल शासन ना तो भारतीयों को एक राष्ट्र में परिणत कर पाए, ना ही सशक्त और स्थायी राज्य की स्थापना कर पाए। देश में निराशा, आशंका एवं भय का वातावरण व्याप्त था। मराठों के आक्रमण, बुंदेलों की लूट खसोट, राजपूतों का परस्पर झगड़ा विद्वेष, मुगलों का उत्तराधिकार के लिए युद्ध करना, देश में चारों तरफ इन सारी परिस्थितियों ने एक असुरक्षा की भावना को भर दिया। जीवन की सुरक्षा के अभाव में लोग अधिकाधिक विलास की ओर दौड़ने लगे और एक विलासी शासकों से उनको इसके लिए प्रेरणा भी मिलती रही। और जो कुछ बचा कुछ था उसको कवियों ने पूरा कर दिया। उन्होंने जो कुछ सृजन किया उसमें विलासिता के सूत्र पिरो दिए। तो एक भावना जो है, वो विलासिता की जो भावना है, वही साहित्य में दीप्त होती है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र कहते हैं कि जितना भी जीवन है उसका पूरा उपयोग किया जाए, क्योंकि ना जाने कब नियति और सम्राट का कोप भाजन होने से वैभव और जीवन दोनों ही समाप्त हो जाए। इसलिए इस संसार में काव्य को एक प्रकार का विलासपूर्ण चित्रण करने की प्रेरणा देने में जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, उनका बराबर सहयोग रहा, कोई कम हाथ नहीं। एक प्रकार से इन राजनीतिक परिस्थितियों ने ही हिंदी साहित्य के रीतिकाल को विलासिता से परिपूर्ण। अब यदि हम जो सामाजिक स्थिति है उसकी ओर दृष्टि डालें, तो रीतिकाल में जर्जर सामंतशाही जनता को दलित किया जा रहा। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता से हिंदू संस्कृति निर्बल हो रही थी।
मुस्लिम संस्कृति में अपनी शक्ति का विलासिता के कारण ह्रास हो रहा था, क्योंकि संपूर्ण मुस्लिम शासक, मुगल शासक विलासिता में डूबे हुए थे, तो शक्ति का ह्रास वहां भी हो रहा था। इस युग की सामाजिक परिस्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट आई, क्योंकि मूल्य तो बचे ही नहीं। जीवन मूल्यों का तो कहीं से कहीं तक स्वरूप वहां दिखाई ही नहीं देता। मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़कर औरंगजेब के समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने इस देश की जनता को दो मुख्य जातियों में भेदभाव की खाई से भरा ना हो। समाज एक प्रकार से तीन वर्गों में विभाजित हो गया था इस समय में। शोषक वर्ग, मध्यम वर्ग, शोषित वर्ग। एक वर्ग वो था जो जनता का शोषण कर रहा था, एक वर्ग वो था जो शोषित हो रहा था, और एक मध्यम वर्ग था, दोनों के बीच में पिस रहा था। तो क्योंकि इस काल में सामंतवाद का बोलबाला था, सामंतशाही के जितने दोष हो सकते हैं उन सब का प्रभाव जो सामान्य सी जनता है उस पर पड़ रहा था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था। इस वर्ग के व्यक्तियों के लिए संसार के समस्त सुख प्राप्त, देश की आय का बहुत बड़ा भाग इनके विलासमय जीवन पर व्यतीत होता था, तथा इस वर्ग के लोग अपनी विलासी प्रवृत्ति को उद्दीप्त करने के लिए अपने यहाँ चारण, भाट, वैश्या तथा कवियों को आश्रय दिया करते। जो मध्यम वर्ग था वो सेठों का, साहूकारों का, दुकानदारी और व्यापारियों का था। ये सारे जनता को आतंकित कर उनसे कर वसूलते थे। व्यापारी दूर दूर से व्यापार करते हुए धन कमाते रहते थे। कलाकार भी थे इस वर्ग में। तो इन सब के प्रभाव के कारण आश्रय में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो धनी भी बन जाते थे, संपन्न भी बन जाते थे। सबसे ज्यादा जो मार थी वो शोषित वर्ग पर। इस काल में जन साधारण की चिकित्सा, शिक्षा, संपत्ति, रक्षा आदि का कोई प्रबंध नहीं था। शोषित वर्ग हर तरफ से असहाय और निराशा से भरा हुआ। श्रमजीवी जो परिश्रमी वर्ग है, जो दिन रात मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, किसी ना किसी प्रकार की बेगारी उसको करनी पड़ती थी। बदले में उसे केवल कोड़ों की मार मिलती थी। बेगार के कारण ये लोग जीविकोपार्जन के साधन को ठीक से जुटा ही नहीं पाते। एक स्थल पर डॉक्टर नागेंद्र ने ये बात कही है कि दिन भर काम करने के बाद ये गरीब सिर्फ एक बार ही भोजन कर पाते। मुगल बादशाहों के असंख्य युद्धों, बहुमूल्य इमारतों और अमीरों के विलास वैभव सभी का भार अंत में जाकर इन किसानों पर, इन मजदूरों पर पड़ता था। वास्तव में इस समय के प्रासाद इन्हीं लोगों की हड्डियों पर खड़े हुए थे। इन्हीं की आंसू और रक्त की बूंदें जमकर अमीरों के मोती और लालू का रूप धारण कर लेती, रत्नों का रूप ले लेते। सम्राट, सूबेदार, फौजदार, जमींदार सभी का शिकार एकमात्र किसान होता था। दीन प्रजा सर्वथा त्रस्त होकर त्राही त्राही कर उठी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ग की ओर किसी साहित्यकार का ध्यान नहीं था। इस वर्ग के आंसुओं को, भावनाओं को, सत्य को, यथार्थ को कहने की क्षमता शायद ही किसी लेखनी तक पहुंची। तो रीतिकालीन साहित्य ऐसा लगता है कि वो भी केवल आश्रयदाताओं की मानसिकता का गुलाम है। सामाजिक व्यवस्था की ओर एस आर शर्मा
अपना व्यक्तित्व अपना वक्तव्य देते हैं कि शांति काल में तो इनको एक समय रूखा सूखा भोजन मिल जाता था, किंतु युद्ध काल और अकाल में इनके कष्टों की सीमा बढ़ जाती थी। बहुत समय तक मांस आदि जैसे बिकता है, मृतकों की हड्डियों आटे में मिलाकर बेची जाती थी। पुत्र प्रेम का स्थान पुत्र मांसने ले। एक पंक्ति तो मैंने छोड़ दी, इसमें बहुत ही दर्दनाक पंक्ति उन्होंने कही M.R. शर्मा ने, कि ऐसा ये एक मुगल साम्राज्य था इस समय का और ऐसा सामाजिक परिवेश हो गया। तो एक जगह तो बिहारी जी ने खुद ही, क्योंकि जो राजा जयसिंह हैं, जिन्होंने अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य बोध को भुला दिया था, तो उनके लिए दोहा लिखकर भेजा था उन्होंने कि अली कली ही सौबंधियों आगे कौन हवाल। तब जाकर इस दोहे में जो ध्वनित व्यंग था, उसने उनकी आंखें खोली, उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराया और वो अंतापुर की विलासिताओं को, सुंदरियों को छोड़कर अपने राज्य कर्तव्य की ओर वापस आए। तो सामाजिक परिवेश बहुत दयनीय था इस समय में। समाज में पर्दा प्रथा थी, अंधविश्वास, टोना, जादू, तंत्र मंत्र, इन सब का प्रचलन था। निम्न वर्ग की स्थिति तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। बिहारी जी ने एक जगह कहा है, कैसे छोटे नरन ते सरत बड़न के का। तो बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि थे। उन पर अपने युग की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक। बिहारी सत्सई में श्रृंगार रस के अतिरिक्त उन्होंने भक्ति, नीति, लोक व्यवहार, ज्योतिष सभी के दोहों की सृजना की। रीति काल की सामाजिक दशा बहुत ही दयनीय थी। नैतिक पतन, विलासिता के अतिरिक्त अन्य दुर्गुण भी समाज में व्याप्त थे, जैसे जासूसी करना, जैसे छल कपट करना, जैसे रिश्वतखोरी करना, ये सब चल। रीति काल में धर्म की बहुत बड़ी दुर्गति थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां इनकी उदारतावादी नीति एवं सूफी संतों के उपदेशों के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम संस्कृति के निकट आने का जो उपक्रम था, वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण समाप्त होने लगा। बहुत ही धार्मिक ह्रास इस काल में देखा गया है। इस युग में शोषित, शोषक और तीसरा वर्ग विद्वानों का था, जो कि बादशाहों, अमीरों और छोटे बड़े रईसों के आश्रय में रहते थे। फिर मुगल सम्राटों पर आश्रित रहने के कारण समाज में इन्हें प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त रहता। राजाश्रय में उचित सम्मान पाने से कवियों की काव्य प्रतिभा का विकास हुआ। राजाओं के आश्रय में रहकर जो कविता जन्मी, वो श्रृंगारिक रही। अपनी चतुरतापूर्ण उक्तियों द्वारा राजाओं का मनोरंजन तो कविगण करते ही थे, साथ ही अनेक भटकते हुए राजाओं का मार्गदर्शन भी करते थे, जैसे ऊपर भी बिहारी जी के द्वारा राजा के विषय में कहा गया है। बिहारी का जीवन दर्शन चारवाक दर्शन से कुछ प्रभावित दिखाई देता है कि खाओ पियो मौज करो। बिहारी विश्वास भी इसी में करते थे।
बहुत ही हंसमुख, जिंदा दिल और आशावादी व्यक्ति थे। उनकी श्रृंगारिक उक्तियों में रसिकता झलकती थी। उनकी सच्चाई में सारी उक्तियां दिखाई देती हैं, मंद मंद मुस्काने के लिए बाध्य करती हैं पाठक को। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि मुगल कालीन उत्तर भारत की सामाजिक दशा का वैसा चित्रण बिहारी सतसई में है, वैसा कहीं और मिलना दुर्लभ है। बिहारी ने एक और साहित्यिक रीति परंपरा की स्वच्छंद शैली का निर्वाह किया है, तो दूसरी ओर उन्होंने काव्य के माध्यम से तत्कालीन जातीय जीवन का चित्रण अंकित करने में भी अपना कौशल बढ़ चढ़कर दिखाया। अब यदि धार्मिक परिस्थितियों की बात करें तो बिहारी के युग में जो धार्मिक परिस्थितियां हैं वो भी बहुत ही दयनीय रही हैं। धार्मिक परिस्थितियां भी ये सारी धर्म के रूप में देखी गई और इसी प्रकार से सामाजिक रूप में देखी गई, साहित्यिक रूप में देखी गई। साहित्य की बात करें तो एक जो बात इनके काव्य में दिखाई देती है साहित्य को लेकर के, तो साहित्यिक परिस्थितियां इस रूप में देखी जा सकती हैं कि जो कुछ भी बिहारी ने काव्य का सृजन किया है, बिहारी सच से लिखा है और उसमें चारों ओर समाज, राजनीति, धर्म, इनके द्वारा जो एक परिवेश उत्पन्न किया गया है, उसी से साहित्यिक पृष्ठभूमि निर्मित हुई है। और ये जो एक विचलित कर देने वाली पीड़ा उस समय चारों ओर व्याप्त थी, कहीं ना कहीं उसने साहित्य को एक उर्वरक क्षमता प्रदान की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी के 3 कवित्वों का उल्लेख किया है। महाराजा मानसिंह पूरब पठान मारे, सोनित की सरिता अजो न सिमटती है। सुकवि बिहारी अजो उठत कबंध कूदी, अजो नो त्योरन ते रनोही न मिटती। अजो नो पिसाचन की चहल ते चौकी चौकी, सची मधवा की छटियन लिपटाती है। अजो लगी ओढ़े हैं कपाली आली माली खाले, अजो लगी काली मुख लाला ने मिटती है। तो इनमें अजो नो पिसाचन की चहल ते चौकी चौकी, जो ये पंक्ति कही है, ये तत्कालीन परिवेश को, समाज को चित्रित करती है। और इसी प्रकार उन्होंने उनके 2 कवित्व और कहे हैं। कहत बिहारी कैसी झाड़ दिन चारती तई, आज काली तू जू युजराज कहावई है। तो ही ना तनक दोष क्यों ना इतराई चांद, एते पर रंग ईशसी से चढ़ाई। तो ये जो कवित्व हैं, दोहे हैं, बिहारी सतसई के नाम से संकलित हैं और ये प्रसिद्धि के कारण है। तो जो एक लोकप्रियता बिहारी सतसई को प्राप्त होती है, काव्य सौष्ठव है उसका, कुल मिलाकर जो उसमें इतना प्रसिद्धि आई है वो रीतिकालीन जो परिवेश है उसी के कारण है। अब आगे बात करते हैं बिहारी के काव्य की विशेषताओं की। तो बिहारी की रचना में कला के प्रति एक आग्रह दिखाई देता है। कहीं कहीं पर शब्द योजना का चमत्कार चरम सीमा तक पहुंचा है। उनके दोहे रस परक हैं, काव्य परक हैं, उनमें भक्ति है, विनम्रता है, नीति है, दर्शन है। भले ही नीति और दर्शन संबंधी दोहे कम हो, लेकिन जितने भी लिखे गए हैं उनमें एक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उनके दोहों में जहां कल्पना की समाहार शक्ति है, भाषा की समाज शक्ति की प्रबलता भी वहां उतनी ही ज्यादा विद्यमान है। बिहारी ने अपने अनुभवों के आधार पर
भावों की तीव्रता, प्रखरता व गहनता से विषय वस्तु का सजीव वर्णन किया है। बिहारी की भाषा सामान्य है पर उसके बाद भी साहित्यिक है। बिहारी के काव्य में यदि प्रकृति चित्रण की बात करें तो बिहारी ने प्रकृति को प्रायः उद्दीपन रूप में ही ग्रहण किया है। श्रृंगार रस की सिद्धि के लिए उद्दीपन विभाग के रूप में प्रकृति का बड़ा महत्व दृष्टिगोचर होता है। वर्षा ऋतु का उद्दीपन के रूप में एक चित्र दर्शनीय है जो विरहणी के लिए विशेष दाहक हो गया है। कहते हैं कि पावस झरते मेह झर दाहक दुसह विशेष बहे देह बाके परस या ही द्रगन। तो प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण भी बिहारी ने किया है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग जगतु तपोवन सौ किए दीरक दागन। इसी प्रकार उन्होंने वसंत का भी चित्रण किया है। छवि रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध ठोर ठोर झूमत जपन झोर झोर मधुर। अलंकार प्रियता उनके काव्य में दिखाई देती है। रनिति भृंग घंटावली झरत धान मधुनी मंद मंद आवत चली कुंजर कुंज सी। तो इस प्रकार जो बिहारी के काव्य की विशेषताएं, जो काव्य का स्वरूप है, उनका युग है और उनकी प्रवृत्तियां हैं काव्य में, सब रीतिकालीन परिपाटी का आश्रय लेकर आगे चलेंगे। धन्यवाद।